चीजें जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये दो सेल की इमेजेस हैं, एनिमल सेल नंबर 1 एंड नंबर 2 आपका है ह्यूमन सेल। अब जो सेल है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन के कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन सेल्स अलग होते हैं, एनिमल सेल्स अलग होते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देखने को मिलते हैं। तो यही सारी चीजें जो है वो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारे पास है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल एग्जैक्टली होता क्या है। तो सेल इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सभी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। अब सेल का इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स के जो सेल है वही स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, वही फंक्शंस को कैरी ऑन करवाता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं और उसी के साथ उन फंक्शंस के साथ जो भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का रहने वाला है उस स्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम जो है वो सेल करता है। मतलब हमारे स्ट्रक्चर को भी डेवलप करेगा, स्ट्रक्चर को भी बनाएगा और उसी के साथ स्ट्रक्चर बनने के बाद जो फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं उन सारे फंक्शंस को भी कैरी ऑन करने का काम जो है वो सेल करता है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स। उसी के साथ जो सेल है उसके अंदर काफी सारे जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो भी काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं। हमारी बॉडी वेरियस टाइप्स से मिलकर बनी है। जैसे हम अगर नॉर्मली एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, ये सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वैसे सेल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जो सेल होता है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। वैसे तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन उसी के साथ जो सेल है उसके अंदर भी कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए या सेल को खुद अलाइव जिंदा रखने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि उसके फंक्शनिंग में और उसके जो हमारे लिए जो फंक्शन परफॉर्म करता है सेल उसके अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। अब सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है जो सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या होती है, दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल के ऊपर डीपली स्टडी किया और उसके बाद ये पता लगाया कि सेल एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं। तो जो सेल है थ्योरी इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडन एंड स्वान, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन दोनों ने मिलकर क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे जो हैं वो सेल से ही मिलकर बने होंगे। और उसी के साथ इन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो न्यू सेल होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी। ये दो बातें इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताई कि सबसे पहले तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके अंदर सेल प्रेजेंट होगा, वो सारे ऑर्गेनिजम सेल से ही मिलके बने होंगे। दूसरा ये बताया कि जो न्यू सेल बनेगा, न्यू सेल की जो फॉर्मेशन होगी वो पहले से एग्जिस्ट सेल से ही होगी। तो ये दो बातें जो है वो स्लाइडन और स्वान ने अपनी सेल थ्योरी के अंदर बताई। अब ये दोनों बातों को पता लगने के बाद जो सेकंड वाला पॉइंट था उसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शंस होने लगे कि जो न्यू सेल बन रहे हैं, ठीक है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल भी तो किसी ना किसी प्रोसेस से बना होगा। तो इस वजह से इस थ्योरी को जो है वो एक तरीके से फेल कर दिया गया था कि जो सेल थ्योरी इन्होंने दी थी वो ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम सेल से बनेंगे, बट जो सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर न्यू सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा उसको जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट में रखा गया। अब एग्जैक्ट सेल थ्योरी क्या दी गई, तो उससे पहले सेल थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होने चाहिए कि सेल जो है वो आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के या फिर जैसे मैमल्स के टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं जिसके मैमल्स जो होते हैं वो सारे सेम नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स भी सेम सिमिलर नहीं होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वैसे ही जो सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं नॉर्मली तो सेल दो टाइप के कंसिडर किए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये दोनों सेल्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल्स।
Prokaryotic cells are unicellular microorganisms and one of the most ancient organism on the earth. जो prokaryotic cells होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म उसको बोला जाता है। अब यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है, जैसे हम सब जानते हैं हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, एक सेल से मिलके नहीं बनी है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल हैं, वेरियस सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्फिनाइट सेल्स हैं। इवन हर रोज सेल्स बिल्डअप होते रहते हैं और हर रोज जो सेल्स है वो डेड होते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में जो है वो आती है। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, मतलब यूनिसेलुलर जिनके अंदर ओनली वन सेल होगा, वन सेल, एक ही सेल होता है उसके अंदर और उसी से जो है वो पूरा उनका फंक्शनिंग जो है वो होती है। अब फंक्शनिंग कैसे होगी, तो एक ही सेल के अंदर उसी सेल से रेस्पिरेशन होगा, उसी सेल से डाइजेशन होगा, उसी सेल से एक्सक्रीशन होगा और उसी सेल से बाकी की सारी जो प्रोसेस होती है बॉडी की वो सारी उसी सेल से गो थ्रू होती हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। जैसे देयर आर टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, सम ऑफ व्हिच आर एक्सट्रोमोफाइल्स, other are photoautotropic, able to produce nutrition from the energy of the sun। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो फोटोट्रोपिक भी होते हैं। यहाँ पे फोटोट्रोपिक का मतलब है वो सेल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो सन की एनर्जी यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, या फिर सन की जो लाइट है वो यूज करते हैं, सनलाइट या सन एनर्जी यूज करते हैं न्यूट्रिशन बनाने के लिए या फिर खुद के लिए फूड जनरेट करने के लिए, उनको बोला जाता है फोटोट्रोपिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फोटोट्रोपिक भी हो सकते हैं जो कि सन एनर्जी यूज करते हैं अपने लिए और न्यूट्रिशन बनाने के लिए। तो इस टाइप के कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो कुछ इस टाइप के होते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो कि हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसी के साथ ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो इस टाइप के सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। उसी के साथ इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सारी बातें भी हम हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होती है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस, मैमल्स या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो आगे अगर हम देखें कि यूकैरियोटिक सेल्स होते कैसे हैं, तो कुछ इस तरीके के जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स आपको नजर आते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम्स भी हैं, उसी के साथ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी हैं। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक possess many cellular organisms that perform various functions. Some of the organelles such as the cell wall are exclusive of the plant cells। देखो कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर ही वो जो है वो पाई जाती है। अब क्या क्या जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स,
सेंट्रोसोम, सेंट्रोइड्स, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज और ये सारी चीजें, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब जो हैं वो सेल के मेम्ब्रेन्स हैं। सेल के मेम्ब्रेन मतलब सेल के ऑर्गन्स हैं। सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं। जैसे वी ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं और उसी के हिसाब से सेल जो है वो वर्क करता है। तो अब एक एक को हम स्टडी कर लेते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। आप सबको पता है ये एनिमल सेल है और ये जो है वो प्लांट सेल है। अब सबसे पहले बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो ये हमने पढ़ लिया कि जो सेल होता है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन दैट हैज सेपरेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल एंड कंट्रोल्स व्हाट गोज इन कम्स एंड आउट। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन बोल दे कि जैसे मान लो हम घर बनाते हैं, घर में एक फाइनल डोर लगाया जाता है। वो डोर क्या काम करता है, अंदर और बाहर जाने का जो है वो वे प्रोवाइड करता है, या फिर बाहर से अंदर कौन आ रहा है, अंदर से बाहर कौन जा रहा है, ये सारी चीजें जो है उस डोर के थ्रू होती है। वही काम करता है सेल मेम्ब्रेन। क्या काम करता है, कंट्रोल करता है किस चीज को, कि क्या चीज गोज इन, अंदर आ रही है सेल के, और क्या चीज सेल के बाहर जा रही है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, कंट्रोल करेगा कि कौन सी चीजें, कौन से न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, प्रोटीन्स या अदर चीजें जो सेल को जरूरत है वो सेल के अंदर आनी चाहिए, और जिन चीजों की सेल को जरूरत नहीं है, जैसे मान लो गलती से अगर कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको बाहर निकालना, वो सारी चीजें कम्स आउट एंड कम्स इन। तो जो भी चीजें सेल के अंदर आ रही हैं या सेल से बाहर जा रही हैं, उन सारी चीजों का कंट्रोल का काम जो है वो करता है सेल मेम्ब्रेन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, कंट्रोलेशन का काम करता है कि कितनी चीजें व्हाट गोज इन एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम द सेल। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है सेल मेम्ब्रेन। आप सब लोग एक बार देख लीजिए इसको, कुछ इस तरीके का जो है वो सेल मेम्ब्रेन नजर आता है। यहाँ पे ये एक बोल टाइप में होता है स्ट्रक्चर, एक बोल टाइप में जो है वो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से जो है वो चीजें रेगुलेट की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं कि क्या चीज सेल के अंदर आ रही है इनसाइड, और क्या चीज जो है वो सेल से बाहर जा रही है। इन एंड आउट का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो परफॉर्म करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल के। सेल वॉल क्या करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमिलोज एंड पेस्टिन। अब जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं क्या काम करती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन द प्लांट सेल, प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and other cellular component. The cell wall is enclosed outermost layer of the plant cell. जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर से आने वाले एक्स्ट्रा जो वायरसेस या फिर जो वायरस होते हैं जो कि सेल को अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि सेल को अफेक्ट कर सकती है, उन सब से प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। ये बात जो है वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो कुछ इस तरीके की जो है वो नजर आती है सेल वॉल। द सेल वॉल यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द सेल वॉल, सेल वॉल। ये जो बाहर की साइड में आपको नजर आ रही है, दिस इज द सेल वॉल। कुछ इस तरीके से जो है वो प्लांट सेल के अंदर ये पाई जाती है। अब क्या काम करती है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स अ सेल। किसी भी सेल को सराउंड करने वाला एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो है वो ये पाई जाती है, और क्या काम करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक टाइप ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो भरा हुआ होता है, फिलअप होता है, जो कि थिक होता है, क्लियर इन नेचर और जेली लाइक सब्सटेंस होता है। वी ऑल नो अबाउट जेली। उस जेली के जैसा जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिलअप होता है। उसी सब्सटेंस को बोला जाता है
साइटोप्लाज्म। क्या काम करता है? मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ सेल टेक प्लेस विद द साइटोप्लाज्म। जो सेल होता है उसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन, वो सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो इसी साइटोप्लाज्म के थ्रू होती है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिलअप होता है, और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, वो सारी केमिकल रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म के थ्रू होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लेते हैं साइटोप्लाज्म नजर कैसा आता है। तो कुछ इस तरीके का जो है वो साइटोप्लाज्म आपको नजर आता है। जैसे मैंने बताया था, ये बाहर के साइड जो आपके पास प्रेजेंट है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये जो फ्लूइड फिलअप है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? इट कंटेन्स द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ द सेल, द डीएनए। जब तक सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा तब तक सेल जो है वो एक लिविंग सेल नहीं होता है, और न्यू सेल्स क्रिएट नहीं होंगे तो लाइफ आगे फर्दर गो थ्रू नहीं होगी। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हेरिडेटरी फंक्शंस होते हैं, हेरिडेटरी मटेरियल होता है जो कि डीएनए है सेल का। उसी के साथ सेंड सिग्नल टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। जो भी प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस जितनी भी होती है सेल की, क्या क्या करना? ग्रो करना, मैच्योर, डिवाइड होना एंड देन डाई हो जाना, ये सारी चीजों के लिए जो सिग्नल भेजने का काम करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जो कि क्या करता है? हेरिडेटरी मटेरियल को कंटेन करता है जो कि डीएनए होता है, और उसी के साथ वो क्या करता है? सिग्नल्स भेजता है सेल को ग्रो करने के लिए, मैच्योर होने के लिए, डिवाइड होने के लिए, और उसके बाद डाई होने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू होते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हो। न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। उसी के साथ वो जो है वो ग्रो करने के लिए, मैच्योर होने के लिए और डिवाइड होने के लिए सेल को जो है वो सिग्नल सेंड करता रहता है। तो देखो इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज होल न्यूक्लियस। और इसके अंदर भी कुछ चीजें होती है न्यूक्लियस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पूरा सेल है, ये जो बीच का एरिया है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। आगे हमारे पास है द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सेल थ्योरी, जो कि बहुत ही बेसिक सी सेल थ्योरी थी। स्लाइडर और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने वो सेल थ्योरी जो है वो दी थी। अब सेल थ्योरी वहां तक जो है वो लिमिटेड नहीं थी, वहां तक लिमिटेड नहीं थी बिकॉज उसके अंदर चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं थी, चीजों को कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया था। कुछ चीजें ऐसी थी जो उसके अंदर मिसिंग रह गई थी। उन्हीं को कंप्लीट करने के लिए और वेरियस साइंटिस्ट ने काम किया। उन्होंने जो है रुडोल्फ विर्चोव नाम का एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने वर्क किया। उन्होंने क्या बताया? ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली थी कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग पर्सन्स हैं, जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं, उन सबके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये बात स्लाइडर और स्वान ने भी बताई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें, उन्होंने क्या बताया? ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ की क्या होगी? एक बेसिक यूनिट होगी। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। उसी के साथ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होंगे। ठीक है, ये बात स्लाइडर और स्वान ने भी बताई थी। बट हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन क्या था? इसी लाइन पे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से तो बनेंगे, बट एग्जैक्टली सेल की फॉर्मेशन कैसे होगी? वही चीज क्लियर की थी इन्होंने। इवेंचुअली एंड कंटेन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स कि एनर्जी फ्लो विद इन द सेल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इज द सेम। क्या बताया कि प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होंगे उनसे कैसे बनेंगे? तो डिवाइड होके बनेंगे। कैसे बनेंगे? डिवाइड होके बनेंगे, या फिर हम यूं बोल दें कि डिवीजन की प्रोसेस से बनेंगे। डिवीजन प्रोसेस, इस प्रोसेस से जो है वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होगी। न्यू सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो होगी। पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा होगा, स्टार्टिंग में कोई एक सेल बना होगा, वो सेल फिर डिवाइड होगा, फर्दर टू सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फिर जो टू सेल्स होंगे, जैसे वन सेल है वो फर्दर टू सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों सेल्स भी फर्दर जो है वो डिवाइड होते रहेंगे।
और इस तरीके से न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म होते रहेंगे। तो ये बात जो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन था कि सारे जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनेंगे, उस कॉन्ट्रडिक्शंस को प्रूव किया रुडोल्फ विर्चोट नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने बताया कि डिवीजन की प्रोसेस यूज करके नए सेल्स की फॉर्मेशन होगी और उसी के थ्रू जो है वो लाइफ कैरी ऑन होती जाएगी। तो आई होप कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है फंक्शन ऑफ अ सेल। अभी तक हमने सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सेल क्या होता है, सेल किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी के लिए वेरियस जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब सेल ही परफॉर्म करता है। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है सेल का, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से जो है वो सेल जो है वो जिंदा रह पाता है। अब सेल्स कितने टाइप के बताए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दो टाइप के सेल्स बताए, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। फिर हमने सेल थ्योरी पढ़ी। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी के अंदर स्लाइडन और स्वान ने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हमारे पास एक पार्ट आता है फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल तो है लेकिन एग्जैक्टली वो फंक्शंस क्या करेगा, हमारी बॉडी के लिए परफॉर्म तो कर रहा है, कि फंक्शनल यूनिट बता दिया सेल को, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म क्या करेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ए सेल परफॉर्म्स मेजर फंक्शंस essential for growth, development of the organism, important functions of cell। अब देखो ग्रोथ के लिए नंबर 1, नंबर 2 डेवलपमेंट, नंबर 3 ऑल प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होंगी उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। नंबर 4 डीएनए, जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करेगा और उसी के साथ उसको ट्रांसफर करने का काम भी करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं सेल के। हमारी ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है सेल, उसी के साथ डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है सेल। अब जब भी हमारी बॉडी ग्रो करेगी तो इट मीन्स कि सेल जो है वो ग्रो कर रहा है, उसी की वजह से बॉडी ग्रो कर रही है। डेवलपमेंट, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज डेवलप होगी, कोई न्यू चीज फॉर्म होगी, मतलब सेल जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसी के साथ ऑल प्रोसेस कंट्रोल, जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उन सारी प्रोसेसेस को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो भी सेल ही करता है। उसी के साथ डीएनए को होल्ड भी करता है, उसको ट्रांसफर भी करता है। होल्ड कैसे करेगा, जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर ही स्टोर होता है,